हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। यूपीएससी हिंदी का ये एक इनिशिएटिव है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है, और वो ऑब्वियस सी बात है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी के अंडर में, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंडर में, जो कि जियोग्राफी के अंडर में लोग अक्सर कवर कर लेते हैं। तो अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हो तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को प्लेलिस्ट में ढूंढ करके पढ़ सकते हो। उसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य इनिशिएटिव जो यूपीएससी हिंदी चला रही है, जैसे एनसीईआरटी के बहुत सारे बैचेस चला रही है, टेस्ट सीरीज़ लेकर के आती है, वो सब कुछ उसके लिंक और जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आप जुड़ रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी जितनी डिटेल, जितनी प्रॉब्लम है किसी भी पीएससीज़ की तैयारी के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर कॉल करके ले सकते हो। जो यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि अर्थ समिट हुई थी, एक रिकैपिचुलेशन है, एक पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति में मैंने चीज़ें हिंदी में लिख करके पढ़ाई थी, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी थी। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मैंने ये पढ़ाया था, यूएनसीईडी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। 1992 में हुआ था, इसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। उसमें रियो डिक्लेरेशन हुआ था, 150 से अधिक कंट्रीज़ भाग ली थी। अब अर्थ समिट के अंडर में रियो डिक्लेरेशन हुआ, एजेंडा 21 आया, जिसमें कहा गया कि ये एक मैसिव डॉक्यूमेंट था, एक बहुत ही बृहद जो दस्तावेज था, ये क्या कंटेन करता था, क्या रखता था। तो ये बहुत सारे एक्शन प्लान्स को रखता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि संपोषणीय विकास के लिए। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज रखता था। उसके साथ साथ लीगली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल पर ये वर्क करता था, मतलब इसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते थे फॉरेस्ट्री को लेकर के, वानिकी को लेकर के, वो नॉन बाइंडिंग थे, यानी कि जबरदस्ती अध्यारोपित नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, कहने का मतलब बाध्यकारी नहीं थे, बाध्यकारी नहीं थे, बाध्यकारी नहीं थे। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के चलता था कि जो भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर कुछ कन्वेंशन लेकर के था, और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और जो जैव विविधता है उसके ऊपर कन्वेंशंस को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। आगे रियो डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट आता है जो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग जो है रीऑर्गेनाइजिंग द यूनिवर्सल एंड इंटीग्रल नेचर ऑफ अर्थ, हम लोग जो हमारे पृथ्वी का एक इंटीग्रल और यूनिवर्सल नेचर है उसको जो है फिर से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इस्टेब्लिश करेंगे एक ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे सभी स्टेट्स के मध्य, यानी कि राष्ट्रों के मध्य, और इनलिस्ट करेंगे ग्रीन राइट्स, जनरल राइट्स को, जो हमारे सामान्य अधिकार होंगे या व्यापक अधिकार होंगे, और ऑब्लिगेशंस लगाएंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं विभिन्न देशों के द्वारा, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारी पृथ्वी को रीऑर्गेनाइज्ड करेंगे जैसे पहले वो हुआ करती थी। एजेंडा 21 यही है कि ये भी नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, ये भी जो है बाध्यकारी नहीं है, और इसको जो है यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि संपोषणीय विकास के लिए किया गया। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था, यूएन की कॉन्फ्रेंस थी। फिर UNFCCC आता है 1992 में। ये क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनका प्रॉपर नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसी के आगे आता है क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में क्योटो जापान में हुआ था दिसंबर के महीने में, और ये लागू किया गया था। कम इनटू फोर्स जो हुआ था वो फरवरी 2005 से हुआ था। 192 पार्टीज़ ने, यानी कि 192 कंट्री के पार्टीज़ ने अलग अलग जो है इसमें पार्ट किया था।
तो ये कुल मिला के है, इसमें दो चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हम लोग बात करते हैं और ह्यूमन मेड जो CO2 इमिशन है उसको हम लोग अपने मुख्य टारगेट पर रखते हैं कि उसको कम करना है। फिर डिजर्टिफिकेशन पर जो आया था, यानी कि मरुस्थलीकरण पर 94 में ये आया था। ये भी जो है आपके रियो समिट के अंदर से ही निकला है। UN CED जो हम लोग का हुआ था उसी का ये भी एक ब्रांच है, ये आपका डिजर्टिफिकेशन। तो इसमें भी क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 92 में जो CED की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसी के अंदर से ये निकला हुआ था। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पर आते हैं, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं जो कि स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, जो कि वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें हैं, ठीक है, उनको लेकर के आया था। फिर कहता है कि COP जो है अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, यानी कि सबसे बड़ी संस्था है जो कि डिसीजन लेती है UNFCCC के लिए, और इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है मेंबर स्टेट की, जो कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के मेजर्स को कम करना, और भी क्लाइमेट चेंज पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, उनको जो है कैसे कम पड़े उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसको कम करने की कोशिश करनी है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस को जो है बढ़ाना है। मीटिंग करने के लिए 1995 साउथ चाइना, सॉरी इंडिया, चाइना, USA, इस तरह की UNFCCC 198 कंट्रीज़ के साथ तब से मीटिंग करते हुए आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रेसिडेंसी क्या है, तो कह रहा है कि COP का जो प्रेसिडेंट है वो नॉर्मली रोटेट होता है 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुप में, जो कि होते हैं अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। इसको कुल मिलाकर के जो उसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होता रहता है। लैटिन अमेरिका आपका साउथ अमेरिका, और कैरिबियन उसके आसपास के जो द्वीप पाए जाते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं यूजुअली एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है किसी भी होम कंट्री का, ठीक है, और इलेक्ट किया जाता है उसको एक्लेमेशन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ COP सेशन, और जैसे ही COP का सेशन स्टार्ट होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि क्या सिग्निफिकेंट आउटकम है, कहाँ कहाँ हुआ। तो COP 1 हुआ था बर्लिन जर्मनी में, 3 हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में, 8 हुआ था न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट ये है कि 8 2002 में कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर उसका 13 हुआ बाली इंडोनेशिया में, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। COP 16 हुआ था कानकुन में, जिसको कानकुन समझौता है, कानकुन एग्रीमेंट भी कहते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। फिर डरबन में 2011 में COP 17 हुआ। पेरिस क्लाइमेट समझौता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही माइलस्टोन है, एक तरह का मील का पत्थर साबित होता है ये। तो पेरिस समझौते के बारे में भी आप जरूर पढ़ेंगे। इसमें कहा जाता है कि जो हम लोग औद्योगिकीकरण से पहले का जो टेम्परेचर 2 डिग्री के नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री तक। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता, पेरिस क्लाइमेट समझौता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माराकेश समझौता है, ठीक है, ये मोरक्को में एक प्लेस है मराकेश। फिर COP 23 जो था वो बॉन समझौता हुआ जर्मनी में। इसी तरह कोटविस समझौता हुआ पोलैंड में, COP 24। फिर COP 25 2019 में हुआ। अगर यहाँ पर टाइमलाइन देखेंगे तो 2021 में जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि इसमें प्रधानमंत्री जो है गए थे आपका अध्यक्षता करने। तो यहाँ पर कुछ पेरिस समझौते की लिस्ट दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे भी आप जो है देख लेंगे। फिर इसी तरह रोटरडैम कन्वेंशन हुआ, जिसके बारे में शायद मैंने नहीं पढ़ा है, जो मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। और कुछ बातें हैं जिसमें SDG गोल्स के बारे में है। तो रोटरडैम कन्वेंशन एक बारी देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, रोटरडैम कन्वेंशन 1998 है क्या। रोटरडैम कन्वेंशन
ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन जो है, जिसको रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर ऑन सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे बड़ी बात इसमें दो चीज़ें हमें समझ में आई। पहला समझ में आया हानिकारक केमिकल, रसायन, और दूसरा पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्ट मतलब होता है कीट, तो कीटनाशक के बारे में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा रॉटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो रॉटरडैम कन्वेंशन रिलेटेड है दोस्तों आपके हानिकारक रासायनिक गतिविधियों से और पेस्टिसाइड यानी कि जो भी कीटनाशक हैं उनसे। साइंड कब हुआ था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सन मैच द फॉलोइंग में देता है तो 1998 में, 2000 से 2 वर्ष पहले साइन हुआ था। और ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल मतलब बहुआयामी, यानी कि बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व थे। ये क्या करते थे, प्रमोट करते थे, बढ़ावा देते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते थे इन रिलेशन टू इम्पोर्टेशन ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। जो हैजार्डस केमिकल यानी कि हानिकारक रसायनों का जो इंपोर्ट होता है उसको लेकर के, और इसके इफेक्टिव यूज़ को लेकर के। ठीक है, तो रॉटरडैम कन्वेंशन आगे से आप इतना याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, तो ये हानिकारक रसायन और कीटनाशकों से रिलेटेड है। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, यानी कि मैंने बताया इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूएनईपी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंग्लिश में ये चीज होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, तो स्थापना वर्ष देखते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको। स्थापना 1972 में इसकी स्थापना होती है नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। इसके टोटल सदस्य अभी 193 है। ये क्या था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तब इसकी स्थापना की गई। कैसे काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, यूएन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, अंतर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य समन्वय स्थापित करता है और पर्यावरणीय कार्यक्रम जो होते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करता है। और अगर पर्यावरणीय प्रभाव कोई हो रहा है तो उसका निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा, उसे वैश्विक पटल पर रखेगा। यानी कि क्या क्या काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। समन्वय स्थापित करना किनके मध्य, देशों के मध्य, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पर्यावरणीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा और पर्यावरणीय प्रभावों को परीक्षण व निरीक्षण करके वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक सामने
रखेगा। ओके, यूएनईपी के और भी क्या कार्य हैं? तो यूएनईपी जो है विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निर्वाह करता है। वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, जिसे आईपीसीसी कहते हैं, उसका गठन किया गया और यूएनईपी विश्व मौसम संगठन के साथ मिलकर बनाया गया। यानी कि जो आईपीसीसी है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहल, इंटरनेशनल ये होगा इंटरनेशनल नहीं, इंटर गवर्नमेंटल, एक सेकेंड, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया वो यूएनईपी के द्वारा डब्ल्यूएमओ की उपस्थिति में किया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया गया। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कार्य क्या क्या है, लेकिन अगर कुछ विषयों में इसको बांटा जाए कि कुछ मुख्य कार्य हैं तो उन्हें क्या क्या हम लोग बताएंगे। चलिए मैं बारी बारी लिखता जाता हूँ। पहले तो काम समझिए कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितिकी एवं प्रवृत्तियों, कंडीशन एंड ट्रेंड्स का आकलन करना, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण उपकरण यानी कि इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स विकसित करना। यानी कि क्या करेगा, जो चीज़ मैंने बताई है वही चीज़ दूसरे शब्द में, आसान शब्द में पहले बता चुका हूँ कि एक तो ग्लोबल लेवल पर, एक रीजनल लेवल पर और उसके साथ साथ नेशनल लेवल पर पर्यावरण परिस्थितिकी या उनकी प्रवृत्तियों को क्या ट्रेंड चल रहा है उनका ये आकलन करेगा। ठीक है, और जो भी राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण या इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट विकसित करने होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन देना होगा उस तरह से वो देगा। जो भी संस्थाएं हैं उनको सशक्त करेगा। ठीक है, यानी कि यूएनईपी संस्थाओं, किन संस्थाओं को? पर्यावरणीय संस्थाओं को सशक्त करता है। करेक्ट है, पर्यावरणीय उपकरणों के विकास में सहायता करता है। करेक्ट है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर मैं क्षेत्र लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि सब मैं सही लिखूँगा, लेकिन बस आपको बताना है ये सही है कि नहीं। पहला, जलवायु परिवर्तन इसके विषयगत क्षेत्रों में आता है। करेक्ट है, क्लाइमेटिक चेंज आता है। दूसरा, आपदाएं एवं संघर्ष, दैट मीन्स ERS, डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। तीसरा आता है पारितंत्र का प्रबंधन, दैट मीन्स इकोसिस्टम का मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आता है पर्यावरणीय शासन, यानी कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक। फिर आता है केमिकल एंड वेस्ट, रसायन एवं अपशिष्ट। फिर आता है संसाधन दक्षता, रिसोर्स इफिशियंसी।
और लास्ट आता है एनवायरनमेंट अंडर रिव्यू। एनवायरनमेंट अंडर रिव्यू, ठीक है, यानी कि समीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण। अब इसके बाद क्या करता है, यूएनईपी हरित सूची, ग्रीन इंडेक्स, हरित जीडीपी, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत होने वाले जैव विविधता समितियों का मूल्यांकन भी करता है, ठीक है। अब यूएनईपी के द्वारा क्या क्या किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ ग्लोबल 500 प्राइज भी 87 से दिया जा रहा है, 1987 से। यूएनईपी के द्वारा ही आपको पता है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यद्यपि सबसे पहले मनाया गया था 74 में, लेकिन उसके बाद यूएनईपी के अंडर में ही किया जाता है। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि किसका किसका मूल्यांकन करता है, तो ये मूल्यांकन करता है ग्रीन इंडेक्स का, हरित सूची का, हरित जीडीपी का, ठीक है, इन दोनों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। चलिए, अगला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है IUCN। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर आज कवर कर लेंगे। IUCN क्या है, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में ये आया, ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सदस्य इसके लगभग 1300 हैं, 1300 थे, अभी 1400 से ऊपर सदस्य हैं इसके 170 देशों के, ठीक है। IUCN है क्या, कुछ बोल्ड पॉइंट समझते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। क्या है, प्रकृति का संरक्षण तथा संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। यह संगठन करता क्या है, संग्रहण एवं विश्लेषण, यानी कि डेटा कलेक्ट करता है और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च करता है, फील्ड प्रोजेक्ट्स बनाता है, और एनवायरमेंटल एडवोकेसी, उसके साथ साथ शिक्षा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि रिसर्च करता है, अनुसंधान, फील्ड प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट एडवोकेसी और एडुकेशन, इतना कार्य करता है। इसके जो सदस्य हैं वो सरकारें हो सकती हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, वृहद एवं लघु स्थानीय संस्थाएं हो सकती हैं, वैज्ञानिक, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक सहयोगी सम्मिलित हैं। हमेशा ये याद रखिए कि 1400 से ऊपर सदस्य हैं, तो ये केवल कंट्रीज तो हो नहीं सकती। तो इसके साथ साथ क्या मैंने बताया, सरकारें हो सकती हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, वृहद और लघु स्थानीय संस्थाएं भी हो सकती हैं, वैज्ञानिक एवं शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, व्यापारिक सहयोगी सम्मिलित हो सकते हैं। IUCN जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किया हुआ है। IUCN गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ UN,
ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जैव विविधता एवं पर्यावरणीय मुद्दे देखता है। ये क्या देखता है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी प्लस इन्वायरमेंटल जो भी मुद्दे हैं उनको देखता है। अगर पूछता है कि क्या ये यूएन की बॉडी है, तो नहीं, ये यूएन की बॉडी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत अच्छा काम करता है, ये आपका डेवलप करता है रेड डेटा बुक, ठीक है। क्या डेवलप करता है? तो रेड डेटा बुक डेवलप करता है ये, ठीक है, जिसमें विलुप्त प्राय या लुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची होती है, ठीक। फिर विश्व संरक्षण कांग्रेस या वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन भी ये करता है। कितने साल में करता है? 4 साल में। इन एवरी 4 ईयर्स वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का गठन करता है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो कहाँ होने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर्च करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइट्स। साइट्स क्या है? साइट्स क्या है? तो हिंदी में बोलते हैं वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। वन्य पादप तो वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, ठीक, ठीक है। इंग्लिश में क्या था साइट्स का फुल फॉर्म? तो साइट्स का फुल फॉर्म था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। यानी कि साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild flora and fauna, ओके। ये था। स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में इसकी स्थापना हुई जिनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, ओके। कंट्रीज कितनी है? तो 183 कंट्रीज। करता क्या है? ये एक सरकारों के मध्य, ध्यान से समझिएगा, सरकारों के मध्य किया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। क्या कहता है? इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीव एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनका सर्वाइवल यानी कि उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। कहने का मतलब ऐसा ना उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे जिसको पोचिंग नाम दिया जाए। पोचिंग मतलब क्या होता है? तस्करी। ऐसा ना हो कि उनकी तस्करी होने लगे, ठीक है। यानी कि जब उनके जीवन पर ज़्यादा खतरा मंडराने लगेगा, मान लीजिए सांप को ही मारा जा रहा है उसकी स्किन से लेदर बेल्ट एंड पर्सेस बनाने के लिए, या कुछ कॉस्टली
आइटम्स में लेदर यूज़ करने के लिए। तो एक ऐसा समय आ रहा है जबकि आपके बहुत सारे ऐसे वेनम वाले यानी कि बहुत अच्छे विषधारी सांप, अब विष का यूज़ क्या है, तो विष से बहुत सारे एंटीडोट बनते हैं, यानी कि विषहारी निर्माण किया जाता है। ठीक है, कि जैसे बड़ी अनेक दवाओं में, लाइक कैंसर की दवाओं में कहीं ना कहीं जो है एंटीडोट्स के रूप में किसी ना किसी स्नेक का या किसी का वेनम जो है यूज़ किया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं, जो उसमें केमिकल फार्मूले पाए जाते हैं, उनका यूज़ डायरेक्टली वहाँ से निष्कर्षित करके एक्सट्रैक्ट करके किया जाता है। तो इतना भी ना उनका दोहन करने लगे आप प्राकृतिक रूप से व्यापार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार करने के लिए, कि उनके जीवन पर संकट आने लगे, उनको सर्वाइवल की दिक्कत होने लगे, इसको जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये जाना जाता है वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से, जाना जाता है वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से। ठीक, अब भारत कब जुड़ा, इंपॉर्टेंट है, भारत जुड़ा है मई 1976 में। ठीक है, और ये उसका जो है पक्षकार बन गया मई से 96, सॉरी मैं 96 बोल दे रहा हूँ, 76 से इसका पक्षकार बन गया। उसके बाद कहता है कि दो अन्य पहल भी हैं इसी अभिसमय में, इसी कन्वेंशन में दो अन्य पहल हैं। पहला है माइक। माइक क्या है? माइक है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ETIS। ETIS क्या है? एलिफेंट ट्रेड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो एलिफेंट्स क्यों मारे जाते थे आपको पता है कि एलिफेंट जो है अपने टस्क के नाते, किसके नाते? टस्क, हाथी दांत के नाते मारे जाते थे। आपको अगर आप कभी किसी बौद्ध संग्रहालय में विजिट किए हो या किसी इस तरह के मोनूमेंट्स, सॉरी म्यूजियम में विजिट किए हो जहाँ पर आपने कुषाणकालीन प्रतिमाएं देखी हो या उसके बाद की इवन गुप्त की प्रतिमाएं देखी हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि एलिफेंट के हाथी दांत से बनी हुई, ठीक है, ठीक ठाक कलाकृतियाँ, पहले बेस और उसके ऊपर फिर इसमें गढ़ी हुई कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो हाथी दांत दो तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जानते होंगे कि हाथी के दांत की अगर गोलियां बनाई जाएं तो वो पूर्णतः संघट्य मानी जाएगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन माना जाता है कि लगभग 1 के बराबर है। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये होता है कि अगर किसी चीज़ को एक निश्चित हाइट h से छोड़ा जाए ज़मीन पर, तो ये लगभग लगभग अपनी ऊंचाई प्राप्त कर ले। ठीक है ना, मान लीजिए h डैश प्राप्त कर ले, जहाँ पर h लगभग h डैश के बराबर है। ठीक है, और वहीं गीली मिट्टी का एग्जाम्पल या क्ले का एग्जाम्पल लिया जाता है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, क्योंकि वो जहाँ पड़ती है वहीं चिपक के रह जाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं कि इसलिए हाथी दांत को जो है आपका ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है, उसकी पोचिंग होती है, तस्करी होती है, और हाथी के दांत निकालने के लिए हाथियों को मार दिया जाता था। तो इसके लिए भी माइक और आपका ETIS दोनों बना। दोनों पहले जो है हाथियों के संरक्षण, शिकार, व्यापार से संबंधित रेगुलेशंस को बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? संरक्षण, शिकार, व्यापार, इससे संबंधित जो भी रेगुलेशन है उनको जो है बनाया जाता है। साइट के अंतर्गत अन्य 3 परिशिष्ट आते हैं, जैसे अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स ठीक, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। तो अपेंडिक्स 1 में ऐसी प्रजातियां आती हैं जिनको विलुप्त होने का खतरा, विलुप्त होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसके अंतर्गत 630 जंतु, 301 पादप, यानी कि 630 से अधिक जंतु और 301 से अधिक पादप हैं, और इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो जाती हो तो उसके लिए आप लोग माइंड मत किया करिए।
ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान स्पेलिंग पर कम रहता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इनका पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 630+ एनेक्स 1 में ऐसी प्रजातियों को रखा गया है। एनेक्स 2 में ऐसी प्रजातियां हैं जो इनका कोई अपरिहार्य रूप से विलुप्ति का खतरा नहीं है, विलुप्ति का खतरा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लगभग 5000 के आसपास जीव आते हैं और 30,000 के आसपास पादप आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका रेगुलेशन के साथ ट्रेड किया जा सकता है। ओके, परिशिष्ट 3 है, इसमें बहुत कम प्रजातियां पाई जाती हैं, नियंत्रित व्यापार किया जाता है और विनियमन के साथ व्यापार करने की अनुमति होती है, लेकिन इसमें सबसे कम जीव जंतु यानी कि 135 के आसपास जंतु और 12 प्रजातियां केवल पाई जाती हैं। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जहां एक देश में संरक्षण हो। ठीक है, 2016 की जोहान्सबर्ग बैठक हुई थी साइट्स की, उसमें कहा गया कि पेंगोलिन को जो कि एक स्तनधारी जीव है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर साइट्स का सचिवालय पूछता है, साइट्स का सचिवालय या सेक्रेटेरिएट, तो वो आपका होता है यूएनईपी द्वारा शासित है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग CMS, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS, यानी कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। तो उसे आज नहीं पढ़ेंगे, उस टॉपिक को हम लोग कल कवर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।